शंघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ के नाम से जानते हैं, इस संगठन में बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। बातचीत का जो सिलसिला है वो रविवार से ही शुरू हो गया था और इसका जो मुख्य एजेंडा है वो भारत और चीन के बीच में रिश्तों को सामान्य करना है, जो कि गलवान और डोकलाम जैसी घटनाओं के बाद में बिगड़ गए थे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री लगभग 7 वर्षों के बाद में चीन की यात्रा पर हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाला था, उसके बाद में वो लगातार चीन के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये उनका तीसरा सबसे बड़ा प्रयास है। लेकिन इन प्रयासों की सफलता काफ़ी हद तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों के ऊपर निर्भर करती है। असल सवाल यह है कि क्या चीन सचमुच सीमा विवाद हल करने के लिए इच्छुक है या नहीं। भारत और चीन के बीच में जो अस्थायी समाधान है वो तभी संभव होगा जब सीमा विवाद का निपटारा होगा। अब सवाल ये उठता है कि गलवान और डोकलाम जैसी घटनाओं के बाद में भारत चीन से संवाद क्यों कर रहा है। लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि क्या इससे दोनों देशों में दोस्ती होगी, क्या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने वाला है। हकीकत यह है कि जियोपॉलिटिक्स में या वैश्विक राजनीति में कोई भी परमानेंट शत्रु और कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता। केवल अपने हित जो होते हैं, अपना जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता होती है। मौजूदा हालात में भारत और चीन दोनों का फायदा इसी में है कि वे अपने आपसी सहयोग को बढ़ावें। खास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक टकराव खड़ा किया है तो पूरी जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें भारत और जो चीन है उनका साथ आना जरूरी है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन में गहरी दोस्ती बनने वाली नहीं है। भारत को चीन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जब भारत ने चीन के ऊपर विश्वास किया है तब तब चीन ने भारत को निराश ही किया है। और ये सिलसिला 1962 का जो युद्ध हुआ था उससे पहले तिब्बत के मुद्दे से ही शुरू हो गया था। युद्ध के दौरान चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद में पाकिस्तान का समर्थन किया चीन ने और पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके के हिस्से को अपना जो आर्थिक गलियारा है जिसको अपन सीपेक के नाम से जानते हैं उसमें शामिल कर दिया। भारत ने साफ इनकार किया कि ये इसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि भारत और चीन के बीच में दोस्ती होने जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो रिश्ते दुश्मनी की कगार के ऊपर पहुंच गए थे उन्हें थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है। और जो पहला कदम है वो सीमा पर खड़ी सेनाओं का पीछे हटने से होगा। और चीन इस प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से अपनाता है उसी से इसकी नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सीमा विवाद की समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। चीन कई बार पुराने मुद्दे उठाकर बातचीत को लंबा खींचता है। कभी 50 साल पुरानी बातें करता है तो कभी 100 साल पुरानी घटनाओं का हवाला देता है। जब कोई विवाद सुलझने ही लगता है तो अगली बैठक में फिर वही मुद्दा उठा लेता है। यह चीन का दबाव बनाने का तरीका है। इसलिए भारत और जो चीन के जो संबंध है वो कभी भी रूस और भारत जैसी मजबूत दोस्ती में नहीं बदल सकते। हाँ, अगर तनाव कम होता है और आपसी तालमेल बेहतर होता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। भारत की कई शिकायतें हैं जो कि चीन से जुड़ी हुई हैं। भारत को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को हथियार बेचता है, क्योंकि हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, हर देश को ये अधिकार होता है कि वह किस से रक्षा सामग्री खरीदे। लेकिन भारत को इसके ऊपर गहरी नाराजगी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम डाटा इनपुट देकर भारत की सेनाओं की जो उपस्थिति है वो उजागर की थी। भारत इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई मानता है और ये कोई मित्रवत व्यवहार नहीं है, यानी किसी मित्र के द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि ये जो बैठक है वो केवल डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ जो नीतियां हैं उनका जवाब देने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारत और चीन के रिश्तों में जो सुधार है उसकी तीसरी कोशिश पहले से ही शुरू हो चुकी है। जब अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, उस समय ही रिश्तों में थोड़ी नरमी आई थी। और इसका ट्रंप की नीतियों से सीधा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ट्रंप की नीतियों का अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसमें संबंध है वो दिखाई पड़ता है। गलवान ने चीन को बड़ा सबक सिखाया है। 1962 के बाद में पहली बार भारत ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है और 4 वर्षों तक सीमा पर जो सेनाएं हैं वो आमने सामने खड़ी रही। चीन की रणनीति हमेशा से ही सलामी स्लाइसिंग की रही है, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ो, फिर बातचीत करो, फिर थोड़ा पीछे हटो और बीच में जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया। खासकर जब भारतीय जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने कैलाश पर्वत श्रृंखला के ऊपर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी, तो चीन समझ गया था कि भारत इस बार झुकने वाला नहीं है। अगर भारत चाहता तो कैलाश मानसरोवर तक कब्जा कर सकता था, क्योंकि कैलाश मानसरोवर है वो थोड़ी पहाड़ी के ऊपर है और भारत वहां पर पहुंच गया था और जो चीनी सेनाएं थी वो आपकी नीचे थी, तो भारत आसानी से उसके ऊपर कब्जा कर सकता था। लेकिन भारत
युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है, युद्ध भड़क जाता और लंबे समय तक युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता। चाहे आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लो, अमेरिका और वियतनाम का देख लो, अफगानिस्तान का, अमेरिका का देख लो, हर युद्ध में सबको नुकसान ही हुआ है। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की सैन्य शक्ति बढ़ रही है और भारत जो है उसकी आर्थिक शक्ति भी बढ़ रही है। आज की जो बैठक है, जो कि एससीओ समिट है, वो भारत की बढ़ती स्थिति का ही प्रमाण है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, उनकी मुलाकात भी होने वाली है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। और इसी के बीच में आपको एक अपडेट बता दूं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और उन्होंने धन्यवाद दिया है कि भारत रूस से युद्ध के बावजूद यूक्रेन को मानवीय सहायता देता रहा है। भारत खुद को मध्यस्थ नहीं दिखाना चाहता, लेकिन संवाद की टेबल तक लाने में अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसा कहना है व्लादिमीर जेलेंस्की का। हालांकि बात करें कि प्रधानमंत्री की घरेलू राजनीति के ऊपर जो बात करें, तो विपक्ष है वो कितना भी हमला कर ले, विपक्ष है वो कितनी भी गालियां दे दे, इवन उनकी माताजी को भी नहीं छोड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को भी गालियां दी है विपक्ष ने। लेकिन ये जो चीज़ है वो दर्शाता है कि विपक्ष है वो कितना हताश हो चुका है। विपक्ष जानता है कि मोदी से सीधी टक्कर वो नहीं ले सकता, इसलिए गाली गलौज जितनी ओछी जो हरकत है वो वर्तमान में विपक्ष है वो कर रहा है। लेकिन अब जो मुद्दा है वो अपन एससीओ समिट के बारे में बात करते हैं। भारत, चीन और रूस और जो एससीओ समिट है उसका ये मुद्दा है। एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है। आपने देखा होगा पाकिस्तान का पिछले 2-3 दिनों से कहीं पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है एससीओ सम्मेलन के दौरान। हालांकि पाकिस्तान एससीओ का मुद्दा है, लेकिन 2 दिनों की चर्चा में उसका कहीं पर भी नाम नहीं आया है। असल में जो फोकस है वो भारत और चीन के ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का बड़ा उदाहरण है कि वे एससीओ सम्मेलन में जाने से पहले जापान गए थे और वहां पर बड़े समझौते किए हैं। जापान ने भारत में लगभग 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की जो प्रतिभा है वो मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही वजह है कि भारत में बुलेट ट्रेन जैसी जो परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही जो नई तकनीकें हैं उनके ऊपर भी तेजी से विकास हो रहा है। जापान यात्रा का संकेत साफ है। भारत को पता है कि चीन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन रणनीति यह है कि वर्तमान समय में दोनों देशों को आपसी सहयोग से लाभ है और ये एक अस्थायी समझौता है जो कि भविष्य में कितना टिकेगा ये चीन की नीति के ऊपर निर्भर करता है। भारत को अच्छी तरह मालूम है कि चीन अपनी जरूरत पूरी होने के बाद में पलट सकता है, इसलिए भारत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और जापान जैसे देशों से साझेदारी करके संतुलन बना रहा है। आखिरकार भारत और जो चीन के रिश्तों में सुधार की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन ये सुधार केवल उतना ही आगे जाएगा जितना चीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने हितों के अनुसार उसको चाहेगा। भारत इस वास्तविकता से वाकिफ है और इसलिए अपनी जो तैयारी है वो जापान को साथ में लेकर, रूस को साथ में लेकर उसी हिसाब से कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि वीडियो चलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद।